अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि जो है मनी वेलोसिटी क्या होती है और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। आज उसके आगे बढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। हमारे देश में दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बनाती है कि देश में कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ स्कूल बनवाने हैं, तो इस तरह की हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो इस तरह की जो पॉलिसी होती है उसे फिस्कल पॉलिसी में डालते हैं और ये गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन देश में इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और देश में इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी एक मोनेट्रा वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मनी। मॉनेटरी मीन्स मनी, तो मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसे आरबीआई बनाती है। ऐसे ही ये वर्ड है फिस्कल, इसका मतलब भी होता है मनी। तो इसको फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी ये पॉलिसी डिजाइन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री to manage money supply and interest rate. It helps shaping variables such as inflation, इससे क्या क्या कंट्रोल हो जाता है? इन्फ्लेशन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इतने काम के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम आती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस स्टेबिलिटी में, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, जॉब क्रिएशन करने में और सोशल जस्टिस और इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ये चार चीजों को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत जरूरी है। इसी पे एक थ्योरी दी गई थी विलियम फिलिप के द्वारा। फिलिप इन्होंने एक कर्व दिया जिसका नाम था फिलिप कर्व। इसमें उन्होंने बोला कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो चीजों में मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा। पैसा होगा इसका मतलब उन्हें वेजेज अच्छा मिल रहा है, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उन्हें जॉब मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देश में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब बात एक ही है, वाइस वर्सा, दोनों ट्रू है। ये विलियम फिलिप ने थ्योरी दी थी इसी मनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। इसीलिए स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज ए गुड फॉर द इकोनॉमी। अगर स्टेबल और मॉडरेट धीरे धीरे इन्फ्लेशन हो रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। आरबीआई ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन विद 2 to 6%। आरबीआई हमेशा ये कोशिश रखती है कि देश में एकदम से महंगाई ज्यादा ना हो ना महंगाई कम हो, क्योंकि फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन एकदम से कम हो गया तो लोगों का रोजगार चला जाएगा। आरबीआई ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन टू अभी जब कोरोना के बाद में ये 7% तक पहुंच गया था इन्फ्लेशन रेट इंडिया में, और अभी 2 to 6% तक रहता है। India using its bi-monthly monetary policy made by its 6-member statutory monetary policy committee। और इसको जो है एक कमेटी बना दी है आरबीआई ने, स्टैचुरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये स्टैचुरी होती है, इसे मतलब हटाया नहीं जाता, परमानेंट बॉडी स्टैचुरी है, नॉन परमानेंट नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी की। अब इसके दो तरह के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव टूल, और इन्हें इन्हें जनरली हम इनडायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स को इनडायरेक्ट टूल्स बोलते हैं। ये जो है एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे दो लिए हैं, एक लिया है सीआरआर और दूसरा ले लिया है यहाँ पे राइट साइड में एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सीआरआर होता है, बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट विद आरबीआई। ये पैसा आपको आरबीआई के पास रखना है, हर किसी बैंक को। आरबीआई इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। कभी कभी एक्सेप्ट एक कंडीशन थी, जब 99 में बैंकिंग स्लो डाउन था तो आरबीआई ने इस पे
जो है इंटरेस्ट दिया था, लेकिन वैसे नॉर्मल कंडीशन में आरबीआई सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती। बैंक का नो प्रॉफिट इंटरेस्ट, ना तो कोई प्रॉफिट मिलता है इस पर ना इंटरेस्ट, बस आरबीआई के पास जमा करके रखना है। मैंडेट अंडर आरबीआई एक्ट 1930, ये जो है कोई भी मना नहीं कर सकता, ये मैंडेटरी है, हर किसी बैंक को रखना ही है। आरबीआई फिक्स करती है हर बार के आपको कितना रखना है बैंक के अंदर अपना सीआरआर, और ये लीगली देयर इज नो मिनिमम फ्लोर, ऐसा नहीं है लीगली मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम, लेकिन प्रेजेंट में जो है ये 4% है। प्रेजेंटली इट्स 4% ऑफ डीटीआर। डीटीआर मीन्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस टाइम पे डिमांड कितनी है और टाइम लायबिलिटी कितनी है, इसके बेसिस पे 4% के करीब होता है, बदलता रहता है, बदल भी सकता है। During demonetization, RBI temporarily prescribed incremental CRR of 100% to drain excess liquidity in banks. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे 100% जो लिक्विडिटी थी उसको ड्रेन करने के लिए, खींचने के लिए इसको 100% सीआरआर कर दिया था, मतलब बैंक जो है अपने सारे पैसे आरबीआई के पास जमा करेगी। एंड प्रिवेंट क्रैशिंग ऑफ लोन इंटरेस्ट रेट। All scheduled commercial bank SCB must keep CRR. However, RBI may prescribe separate norm slab for RRB and cooperative bank. हर किसी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को यह रखना है, लेकिन आरआरबी रूरल रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग अलग स्लैब बनाई गई है सीआरआर के लिए। अब देखते हैं स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। बैंक मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट इन लिक्विड असेट। लिक्विड एसेट के फॉर्म में ये पैसा डिपॉजिट करना है आरबीआई के पास, चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ट्रेजरी बिल हो, या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स हो, या फिर अदर सिक्योरिटी हो जो आरबीआई ने नोटिफाई की हो। तो बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो एसएलआर है कांट बी मोर देन 40%, ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रेजेंटली इट इज 90% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल मींस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसके हिसाब से 19% है। विल बी रिड्यूस्ड टू 18% इन 1920। तो इस तरह से ये जो होता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। ये 40% से ज्यादा नहीं होता और ये 4% पे ही रहता है। तो इनका फर्क पड़ता है। सीआरआर एसएलआर आर काउंटेड ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, ये हर फोर्टनाइटली बेसिस पे काउंट किए जाते हैं। इफ नॉट मेंटेन्ड बैंक विल हैव टू पे पेनल्टी इंटरेस्ट रेट टू आरबीआई, तो बैंक को पेनल्टी देनी पड़ेगी आरबीआई को। लिंक्ड विद बैंक रेट, विच इज लिंक्ड विद बैंक रेट, ये बैंक रेट से लिंक होता है। जो सीआरआर एसएलआर होता है ये मॉनेटरी को स्टेबल करते हैं इंडिया के अंदर। इसके दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं, पहला होता है सीआरआर असिस्ट इन मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। सीआरआर एसएलआर प्रोवाइड बफर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ए बैंक रन, जैसे अगर कभी कोई बैंक भाग जाती है पैसा लेके तो उस टाइम पे ये सीआरआर और एसएलआर जो है सरकार को मदद करेंगे लोगों का पैसा देने में। An emergency when every depositor want to pull out money from his bank at once mainly due to fake news rumor, जैसे कभी कभी फेक न्यूज आ जाती है कि यस बैंक बंद होने वाला है या कोई और बंद होने वाला है, तो लोग ना तेजी से बैंक में जाके अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे बैंक के पास अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से देगी, इसलिए वो सीआरआर और एसएलआर वाला जो पैसा है वो काम आता है, फिर वो इनसे अपना पैसा बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई से ले लेती है। While in theory, CRR SLR can be used for inflation control. थ्योरी में तो ठीक है, थ्योरी में तो यही होता है कि CRR SLR इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, लेकिन आरबीआई प्राइमरली डिपेंड है रेपो रेट पे। रेपो रेट से आरबीआई इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करती है। अभी जो है प्रेजेंट में CRR SLR से नहीं करती, पर थ्योरी में ऐसा ही पढ़ते हैं कि CRR SLR से करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, ये 2011 यूपीएससी सीडीएस के पेपर में आया है। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। पहला ऑप्शन दिया है टू मीट एसएलआर कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली। SLR is maintained by the banks with themselves. SLR restricts the bank leverage in pumping more money into the economy. तो ऑप्शन दिया 1 2 3, 1 3, 2 3, only 2, ये दिए।
तो SLR इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ, SLR बैंक के द्वारा मेंटेन करना, ये तो बात सही है, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा ऑप्शन आपका पहले में है, सी में है और डी में है, तो और ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहला है टू मीट SLR कॉमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप कैश ओनली, तो ये तो बिल्कुल बात गलत है कि उन्हें कैश रखना है। हमने वहां पढ़ा गोल्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, ये सब भी वो रख सकते हैं स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो। पहला गलत है, तो पहले के हिसाब से ये गलत है और ये गलत है। अब इसमें तीसरा दिया, दूसरा तो सही है, तीसरा देख लेते हैं। SLR रेस्ट्रिक्ट द बैंक लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, सही बात है। अगर पैसा जो है RBI के पास में जमा हो जाएगा तो वो इकोनॉमी में पैसा डाल ही नहीं पाएंगे, पंप कर ही नहीं पाएंगे, तो तीसरा भी सही है। तो मतलब इसका आंसर जो है सी पार्ट आ जाएगा 2 और 3। एक और क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ये भी करो। When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis point, which of the following likely to happen? अगर statutory liquidity ratio कम हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के इकोनॉमी पे? ऑप्शन डी, सी पार्ट सही है, सही है, सी पार्ट। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है वो अपना जो लैंड रेट है, उधार देने का रेट है, वो कम कर देंगे अगर SLR को कम किया जाता है तो। अगर मैं यहाँ पे जो है अभी का जैसे प्रेजेंट का डाटा लिखूं, ये हर बाई मंथली मतलब तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI इसको कैलकुलेट करती है, तो अभी जो है उन्होंने जो अभी किया है इसी मंथ में, वो आपकी रेपो रेट जो है उसको रखा है 4 और बैंक रेट रखा है आपका 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रखी है 4.25 और बैंक रेट रखा है आपका 4.25। तो ये अभी प्रेजेंट का डाटा है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं बैंक रेट से। बैंक रेट एक रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है एट विच बैंक बोरो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम RBI। जब RBI से बैंक उधार लेती है, बैंक बोरो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम RBI विदाउट प्लीजिंग एनी सिक्योरिटी कोलेटरल, विदाउट किसी सिक्योरिटी के कोलेटरल के। जब कॉमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेती है तो उसे जो है बैंक रेट बोलते हैं और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये कम रेट पे मिल जाता है रेपो रेट से। रेपो रेट 4 है, बैंक रेट अभी 3.35। बैंक बोरो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम RBI। Nowadays RBI uses repo rate, the policy rate, the combat inflation. Bank rate is used in computation of penalty rate. Bank rate percent is directly proportional to marginal standing facility percentage. Marginal standing facility MSF 2011, the interest rate at which RBI lent short-term loans to scheduled commercial bank with their government security as collateral. Government security as collateral. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे RBI उधार देती है शॉर्ट टर्म लोन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो इस तरह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन द रेपो रेट। रेपो रेट 4 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25 है। तो जो इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दी जाती है वो उसकी 2 मैकेनिज्म होती है। पहला होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lends short term loans to its clients with their government security as collateral। जो हमने अभी थोड़े दिन पहले बात की थी कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी। द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lends short term loans, RBI क्या करती है? लेंड्स करती है शॉर्ट टर्म लोन्स टू इट्स क्लाइंट। इनके क्लाइंट कौन होते हैं? विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल। अगर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो RBI आपको शॉर्ट टर्म लोन दे सकती है। Clients enter into an agreement with RBI to repurchase their government security at a future date। और फिर अगर अभी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ले लिया, बाद में आपको उसको रिपर्चेज भी करना पड़ेगा। तो फिर जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं SCB शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, वो प्लीज करते हैं और
स्टैंडर्ड लिक्विडिटी कोटा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में वो परचेज करते हैं। रेपो इज ऑल्सो कॉल्ड रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। रेपो इज अवर पॉलिसी रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये सारा कुछ होता है रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? It's the interest rate that client earn when parking their surplus fund with the RBI for short period. Interest rate that client earn when parking their surplus fund with RBI. मतलब रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में आरबीआई बैंक्स को उधार देती है और रिवर्स में क्या होता है? आरबीआई बैंक से उधार लेती है। तो ये रिवर्स हो गया। तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका हमेशा कम होगा क्योंकि आरबीआई फिर हमेशा कम पैसे पे लेगी। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन द रेपो रेट। ये कम होता है। अब जैसे इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मार्केट में मंदी हो गई, डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन हो गया, मार्केट में मंदी है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में लोगों के पास में पैसा नहीं है, इसलिए लोग चीजें खरीद नहीं रहे। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बैंक अपना ये जो रेपो रेट है इसको कम करेगी और बैंकों को कर्जा देगी। मान लो बैंक को कर्जा दिया सपोज दैट 4 पे। अगर बैंक को 4 पे कर्जा मिला तो फिर बैंक जो है लोगों को, पीपल्स को 7 पे या 6 पे या 8 पे लोन देने लगेगी। तो 3% का प्रॉफिट लेके वो लोगों को 6, 7, 8 पे लोन देगी। तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। इस तरह से इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जब देश में इन्फ्लेशन हो जाता है, जब देश में महंगाई हो जाती है, तो आरबीआई क्या करती है? बैंक से पैसा सारा खींच लेती है। बैंक से पैसा खींचेगी तो यहाँ पे वो अपना वापसी का रेट बढ़ा देगी। बैंक अपना पैसा आरबीआई पे रखना शुरू कर देंगे और जब आरबीआई पे रखना शुरू कर देंगे तो लोगों के पास, इस बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा और बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो जब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे डिफ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई ये काम करती रहती है, देखती रहती है। डिफ्लेशन है तो इन्फ्लेशन लाना है, इन्फ्लेशन है तो डिफ्लेशन, मतलब बीच में कंट्रोल करके रखना है। ना महंगाई होने देनी है, ना मंदी होने देनी है। तो ये जो टूल है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इस पे आरबीआई टोटली डिपेंड होती है। की रेट्स, एसोसिएटेड टर्म, पॉलिसी कॉरिडोर सबसे पहले पढ़ते हैं। इट्स द विथ अमंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो रिवर्स रेपो प्रेजेंटली 25 बेसिस पॉइंट, 0.25%। बेसिस पॉइंट्स में देखते हैं, मतलब 0.25%। Previously, it had been 1%, 0.50%, but narrowed to 0.25% for better alignment with call money market, thus ensuring better transaction for monetary policy. इसमें एक होता है विंडो ऑपरेशन, जो आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ होती है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ विंडो आर ऑपरेटेड थ्रू आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस। इसको जो है आरबीआई अपना पॉलिसी से कंट्रोल करती है, आरबीआई पॉलिसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें एक चीज होती है एसडीएफ, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है? ये अनकोलेटराइज्ड होती है, कोई गारंटी नहीं होती। बैंक्स पार्क फंड इन आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म अर्न इंटरेस्ट। बैंक जो है एसडीएफ में बैंक जो है आरबीआई को अपना पैसा दे देती है शॉर्ट टर्म के लिए और उस पर आरबीआई से इंटरेस्ट लेती है। इसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोलेटरल, रिवर्स रेपो रेट ऐसा कुछ नहीं होता। दिस हेल्प आरबीआई एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है तो आरबीआई इसको एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा करती है, शॉर्ट टर्म में सारा ले लेती है। ऐसा हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा था, जब आरबीआई ने सारे पैसे ले लिए थे बैंकों से। आरबीआई मे नॉट हैव इनफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू प्लीज एज कोलेटरल। एक बार 2013 में उर्जित पटेल जब गवर्नर थे तो एक कमेटी, ये उर्जित पटेल बाद में गवर्नर बने, उससे पहले उर्जित पटेल कमेटी बनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था और उसके बाद में इसे गवर्नमेंट ने बजट में ऐड किया। बजट 2018 एग्रीड टू अमेंड आरबीआई एक्ट फॉर दिस, तो इसलिए आरबीआई एक्ट में फिर बदलाव भी किया गया। ट्राई पार्टी रेपो, इन ऑर्डिनरी रेपो देयर आर टू पार्टी। एक होता है बोरोवर जिसे उधार लेता है, एक होता है लेंडर जो उधार देता है, जैसे कि आरबीआई। ट्राई पार्टी रेपो देयर आर 3 पार्टी। ट्राई पार्टी में 2-3 होते हैं, एक बोरोवर होता है, लेंडर होता है और एक एजेंट होता है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज जो निफ्टी
और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। Who act as intermediary between two party to facilitate collateral custody payment and guarantee settlement। तो इसको बोलते हैं ट्राई पार्टी रेपो, और यहाँ पे जो अभी पहले पढ़ा था वो था टू पार्टी रेपो। RBI issued guideline in 2018, National Stock Exchange started. This is not a tool of monetary policy. It help deepening corporate bond market। ये जो टूल्स है ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में हेल्प करता है, ये इसका टूल्स नहीं। नेक्स्ट करते हैं BPLR, MCLR, external benchmark teaser loans, terms related to how individual bank decide their lending rates। कोई भी बैंक अपना रेट कैसे डिसाइड करती है, कितने रुपए पे वो अपना रुपया उधार देगी, कार लोन कितने पे देगी, हाउस लोन, ये सब डिपेंड होता है BPLR और MCLR पे, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर देश में इन्फ्लेशन हो गया है तो वो फिर अपना सेल कर देते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, अगर देश में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करते हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, buy and sell union state government security to control money supply। RBI बाइंग मनी सप्लाई इंक्रीज, जब RBI बाय करती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी इंजेक्टेड इन द मार्केट। जब RBI सेल करती है तो मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जाती है मार्केट से। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। अगर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम चाहिए तो RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI सेल कर देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ट्रेजरी बिल को और कैश मैनेजमेंट बिल्स को, टू सक एक्सेस लिक्विडिटी, तो मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी निकालने के लिए। एक होता है आपका स्टरलाइजेशन फॉरेक्स स्वैप, देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल द करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। तो जो है उसका इसका फॉरेक्स स्वैप का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल द करेंसी एक्सचेंज रेट, जो हम वेस्टर्न यूनियन पर देखते हैं कि यूरो से रुपया कितने में जा रहा है, डॉलर से रुपया कितने में जा रहा है, वो चीज करेंसी एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी है वो फॉरेक्स स्वैप से होती है। तो ये सब RBI के टूल्स हैं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में आते हैं। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो UPSC प्री 2012 में आया है। क्वेश्चन आपका मनी सप्लाई से रिलेटेड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो इसमें से कौन सा चार में से एक ऑप्शन सही होगा। अच्छा, नीचे ऑप्शन भी दिए। वन, 2, 4, 1, 3 और 2, 3। अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन 1 ठीक है। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके वो एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। ऑप्शन 1 आपका पहले पार्ट में है, सी में है, और ये दूसरा और चौथा गलत हो। अब तीसरा और देख लो, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये सही है गलत है। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ से जो है पैसा बोरो करेगी, उधार ले लेगी। क्या लगता है सही है जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो? सही है, ये भी सही है तीसरा। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से उधार ले लेती है तो सेंट्रल बैंक पे नहीं रहेगा, सेंट्रल बैंक पे नहीं रहेगा तो कॉमर्शियल बैंक पे नहीं रहेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3। तो इस तरह से मनी सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमें बेसिक कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन फिर हमें करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव टूल, अब पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव होते हैं ये डायरेक्ट टूल होते हैं, ये होते हैं आपके SLR। जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, CRR, रेपो, रिवर्स रेपो,
ये जो है वॉल्यूम ऑफ लोन्स कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ लोन्स। लेकिन जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं जैसे PSL, पब्लिक सेंडर, पब्लिक लिक्विडिटी और LTV, लोन टर्म वैल्यू, लोन टर्म रेशियो, तो ये आपके डायरेक्ट टूल होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स कंट्रोल करते हैं कि मार्केट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसको कितना देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बार कितना लोन देना है, फार्मर को कितना लोन देना है, और वुमेन्स को कितना देना है, वुमेन्स में भी SC ST को कितना लोन देना है। तो ये सब आपके डायरेक्ट टूल्स हैं, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोरल सुएशन। तो परसुएशन विदाउट अप्लाइंग पुनिटिव मेजर, मतलब बिना किसी पुनिटिव मेजर के आप जो परसुएट कर रहे हो। RBI गवर्नर ट्राई विद दिस टैक्टिक बाय कॉन्फ्रेंस, RBI देखती है बाय कॉन्फ्रेंस, इनफॉर्मल मीटिंग, लेटर, सेमिनार, कन्वोकेशन, और उसके हिसाब से वो अपना सारा कुछ डिसाइड करती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, RBI गवर्नर आस्किंग बैंक टू ट्रांसमिट रेपो रेट कट्स, ओपन न्यू ब्रांचेज इन रूरल एरिया। RBI कहती है अपनी ब्रांचेज जो है रूरल में खोलो, स्पेशल फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंस की लिटरेसी दो, फार्मर्स को लोन दो, बियॉन्ड पब्लिक सेक्टर लेंडिंग कोटा, जैसे किसानों का कोटा उससे ज्यादा भी आप लोन दो उनको। गवर्नर रिक्वेस्टिंग चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, कि भाई आप जो है, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करो। देश में डेफिसिट मीन्स होता है कमी, गवर्नमेंट के पास में जब पैसे की कमी रहती है तो उसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो इस तरह से RBI मोरल सुएशन भी करती है। RBI इस पर डायरेक्ट एक्शन भी लेती है। RBI कैन पनिश बैंक्स फॉर नॉट कंप्लाइंग विद दिस डायरेक्टिव अंडर RBI ने कहा आप जो है इतना % लोन दो, अगर आप नहीं दे रहे हैं कोई भी बैंक तो आपको जो है फाइन लगेगा, RBI पनिश करेगी बैंक्स को। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इन सबके अकॉर्डिंग जो है RBI जो है डायरेक्ट एक्शन लेती है। तो सबसे पहले देखते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, LTV। तो RBI जो है इसका डायरेक्ट मैंडेट करती है, ध्यान देती है इस पे, लोन टू वैल्यू रेशियो पे, जैसे गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, इन सबको RBI देखती है। ये डायरेक्ट टूल्स हैं। बैंक, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कांट लीड मोर देन X% ऑफ द वैल्यू ऑफ कोलेटरल। जो बैंक जो है या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो केवल जितनी उसने सिक्योरिटी दी है उतना ही उधार दे सकती है मार्केट में, इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकती। RBI इस चीज के ध्यान रखती है। RBI कैन चेंज दिस X%। RBI डिमांड को मार्केट में बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इसको कभी भी चेंज कर सकती है। अगर हम USSR रसिया की बात करें तो क्रेडिट रेशनिंग सिस्टम वेयर एन इंडिविजुअल कांट गेट मोर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ लोन्स फॉर ईच कैटेगरी। वहां पे रसिया में, USSR में, वहां पे हर कैटेगरी के लिए, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, कांट गेट मोर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट रखा है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंक्स के पास जितना कोलेटरल गारंटी है उतना ही वो लेंड मोर देन X%, उससे X% ज्यादा से नहीं दे सकती। 1960 में क्रेडिट अथॉराइजेशन स्कीम इंडिया में लॉन्च हुई। इसके थ्रू जो भी कॉमर्शियल बैंक थी ऑब्टेन प्री एंड अप्रूवल ऑफ RBI बिफोर लोनिंग। RBI से आपको अप्रूवल लेना होता था कि अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा किसी एक सिंगल बोरोवर को उधार दे रहे हैं तो आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। 1970 में RBI ने जब क्वांटिटेटिव सीलिंग कर दी तो जो नॉन फूड लोन्स था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बूस्ट करने के लिए, ये फूड इन्फ्लेशन के लिए ये काम किया गया था 1970 में। बट सच मेजर फेल ड्यू टू लैक्स मॉनिटरिंग एंड लूपहोल। भारत में बहुत सारी मॉनिटरिंग प्रॉब्लम थी, लूपहोल्स थे, इसलिए ये फेल हो गया। लूपहोल अभी भी है, जैसे PNB बैंक में नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ के करीब घोटाला किया, ये लूपहोल की वजह से हो गया। किसी को पता ही नहीं था वो पैसे निकाल रहा है 2012-13 से 6-7 साल तक वो पैसे ही निकालता रहा RBI से, पब्लिक इससे, पंजाब नेशनल बैंक से। ना RBI को पता लगा, ना PNB को पता लगा, और जब पता लगा तो पता लगा कि भाई 12-13 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। तो लूप होल्स हैं बैंकिंग सिस्टम में, अभी भी हैं, और ये पहले भी थे, इसकी वजह से पहले ही फेल हो गई। अब देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, जो अभी हम पढ़ रहे थे वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब मार्केट में रिसेशन आता है, मंदी आती है, RBI कैन रिलैक्स द डाउन पेमेंट। तो RBI EMI में छूट देती है और डाउन पेमेंट पर छूट देती है। जैसे अभी हमने देखा
कोरोना पीरियड में उन्होंने जो है लोन मोरेटोरियम पीरियड लगा दिया था 3-4 महीने तक। किसी भी बंदे को जब तक लॉकडाउन था तो वो ईएमआई नहीं देनी थी, ईएमआई में ब्याज पे छूट मिल गई। तो इस तरह से ये फायदा हुआ। आरबीआई इसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है। ईएमआई इंस्टॉलमेंट नॉर्म, जैसे टीवी ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, तो एक कंजप्शन इसकी बढ़ानी है घटानी है, सब आरबीआई के हाथ में। आरबीआई इसको देख सकती है। अब हम पढ़ते हैं पीएसएल। अभी तक जो हमने इसकी दो चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने यहाँ पे देखा था पीएसएल और दूसरा एलटीवी। अभी हमने एलटीवी किया, लोन टू वैल्यू। अब हम करते हैं पीएसएल, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग। 1968 में फर्स्ट टाइम आरबीआई ने ये वर्ड यूज किया था, प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब हमने एक सेक्टर ले लेना है, उसको प्रायोरिटी देनी है कि इस बार इसको बूस्ट करके दिखाना है। बैंक मस्ट गिव 40% ऑफ देयर लोन टू 3 प्रायोरिटी सेक्टर, वन एग्रीकल्चर, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्री, तीसरा एक्सपोर्टर बाय 1985। तो ये 3 प्रायोरिटी सेक्टर में मस्ट गिव 40%। हर बैंक को अपना 40% लोन आपको एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICG GCI के हिसाब से बस सेटअप टू फैसिलिटेट बैंक लेंडिंग। और इसके लिए फिर आरबीआई ने एक पूरा सेटअप ही बना दिया कि ये डिसाइड करेगा किसको कितना देना है। ये चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे आप बाद में इंटरनेट से देख के लिख भी सकते हैं। बीकर सेक्शन के लिए SC ST वुमेन PH माइनॉरिटी मैनुअल स्कैवेंजर आर्टिसियन और NRLM NULM बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000। इसमें अभी जो है 10% है, यहाँ पे ये 10% है। एग्रीकल्चर ऑल फार्मर्स स्मॉल एंड बिग, इनको 10% देना है। एग्रीकल्चर मार्जिनल फार्मर अप टू 1 हेक्टेयर, इनका जो है अभी ये शायद 9% के करीब है, ये 9% के करीब है। माइक्रो एंटरप्राइज खादी विलेज इंडस्ट्री, इनको 7.5% है अभी। एज वेल एज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये अभी 4.5% पे है। तो इसमें बहुत सारे हैं, स्टूडेंट एजुकेशन लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये IAS के सिलेबस में है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरह से बायो फर्टिलाइजर नॉन रिन्यूएबल में आता है ये भी, सीड प्रोडक्शन। तो इस तरह से इनको अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। टोटल पब्लिक सेक्टर लेंडिंग फॉर SKV, टोटल पब्लिक सेक्टर लेंडिंग फॉर SCB शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक विद, अगर कोई जैसे फॉरेन बैंक है और इंडिया में इसकी 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, तो ये उनके लिए फिर अलग होता है। जो लेंडिंग का सेक्टर होता है वो अलग होता है, और अगर 20 तक ब्रांचेज हैं तो अलग होता है। तो अभी जो 20 पे है, यहाँ पे ये 40 है, 40% जो है पैसा आपको टोटल पब्लिक सेक्टर लेंडिंग में देना है, फॉरेन बैंक्स को भी देना है। ये नहीं है इंडियन बैंक्स को देना है, फॉरेन बैंक्स को भी देना है। इफ रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक देन एबव 40% कोटा प्लस एक्सटेंड 35% कोटा इन पब्लिक सेक्टर लेंडिंग एज पर गिविंग बैंक दिस। मतलब टोटल हो गया 75% पब्लिक सेक्टर लेंडिंग लोन कोटा, 75 हो गया, 40, 35, 75। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग अप्लाई ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन्हें थोड़ी बहुत कैविएट्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी ये लागू होता है। इफ फॉरेन बैंक्स हैज लेस देन 20 ब्रांच, अगर उसकी इंडिया में 20 से कम ब्रांचेज हैं, दे विल आल्सो हैव टू गिव 40% पब्लिक सेक्टर कोटा लोन, तो उन्हें भी जो है 40% देना ही देना है। ये उन्होंने 31 मार्च 2020 को बनाया। बट नो इंटरनल लोन्स कोटा फॉर बीकर, लेकिन बीकर, स्मॉल फार्मर, खादी, ऐसा इनके लिए कुछ कंडीशन नहीं है अगर किसी फॉरेन बैंक की 20% ब्रांचेज इंडिया में है तो। Loans given to micro finance agency for above category are also counted in quota, अगर माइक्रो फाइनेंस एजेंसी को दिया वो भी इसी कोटा में आते हैं। Public sector lending quota are minimum and not maximum, so if bank basis it can't give even 30% of its loan to weaker section instead of RBI mandate 10%। RBI कहता है 10% दो, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कोटा मिनिमम नॉट मैक्सिमम वाले के पीरियड में आता है तो बैंक जो है कैन गिव 30% तक दे सकती है। मतलब बैंक NBFC जॉइंट लेंडिंग को ओरिजिनेशन लोन टू पब्लिक सेक्टर कैटेगरी और आल्सो एलिजिबल विद दिस कंडीशन। तो इसमें जो है ये जो दूसरा है वो है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, मतलब किसी प्रायोरिटी सेक्टर में कितना लेंडिंग उधार देना है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, 2016 के बाद से ये स्टार्ट हुआ।
इसमें क्या है, अरेंजमेंट किया जाता है कि बैंक जो है कैन सेल देयर एक्सेस PSL इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की फॉर्म में अगर वो अपना एक्सेस में सेल है तो वो अपना किसी को दे सकते हैं अंडर अचीविंग बैंक। जैसे SBI का टारगेट अचीव हो गया है लेकिन केनरा बैंक का नहीं हुआ, तो वो अपना सर्टिफिकेट देके केनरा बैंक को दे सकती है कि आप हमें पैसा दे दो, हम आपका लोन दूसरों को दे देते हैं, इस तरह से। तो 4 काइंड्स PSLC ट्रेडेड थ्रू RBI पोर्टल। RBI का पोर्टल हमने देखा था। एग्रीकल्चर PSLC है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंटरप्राइज एंड जनरल। तो इस तरह से ये आता है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें और भी बहुत सारा होता है, जैसे नाबार्ड बना दिया, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मुद्रा बना दिया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्चर एजेंसी मुद्रा बना दिया, सिडबी बना दिया, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस NHB बना दिया। ऐसे बहुत सारा बना दिया जो नॉर्मली प्रायोरिटी सेक्टर को देती है। जैसे नाबार्ड खेती को लोन देता है, सिडबी घरेलू उद्योग को लोन देता है, NHB जो है हाउसिंग के लिए लोन देता है, मुद्रा माइक्रो जो MSME है उनको लोन देता है। तो ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर में अलग अलग बना दिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। 1995 में आया हुआ है UPSC प्री में। Which of the following is not an instrument of selective credit control? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। तो इसका जो है is not an instrument of selective credit control, regulation of consumer credit, rationing of credit, marginal requirement, variable cost reservation। ये नहीं है डी पार्ट, बाकी है। is not an instrument selective credit, variable cost reserve ratio ये इसका टूल नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का, बाकी तीनों। चलो ये करते हैं। यूपीएससी प्री 2013 में आया। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ा देते हैं तो इसमें से कौन सा अफेक्ट करेगा? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए। डी ऑप्शन। हाँ इसका डी पार्ट आएगा। वेरी गुड। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, अगर इंक्रीज कर दिया है बैंक रेट तो वो अपना मार्केट से कम करना चाहती है, तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी, डी पार्ट आएगा। वेरी गुड। ये वाला करते हैं, 2015 में आया है। कंसिडर द फॉलोइंग बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू विच आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें से कौन सी जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, ये बताना। तो बैंक रेट तो हमें अभी हम पढ़ के ही हटे हैं। बैंक रेट जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में भी अभी हम पढ़ के हटे हैं। ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। पब्लिक टैक्स और पब्लिक रेवेन्यू, इससे ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 और 2। बाकी ऑप्शन गलत है। ये वाला करते हैं। ये यूपीएससी 2013 में आया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बोरोइंग बाय बैंक फ्रॉम द RBI,
lending by commercial banks to industry and trade, purchase and sale of government security to the RBI, none of the above. ये 2013 में आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, ये इसका मतलब होता है, सी पार्ट आ जाएगा। ये भी करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, इसका क्या मतलब होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर इंडिया में क्या मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर का, कि एग्रीकल्चर को लोन देना है, एमएसएमई को लोन देना है, या बीकर सेक्शन, या ऑल ऑफ दैट, तीनों को देना। ये 2013 में पूछा गया। सर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द, वेरी गुड वेरी गुड। ये अभी हम पढ़ते हटे हैं। इंडिया में 3 प्रायोरिटी सेक्टर बनाए हैं जिसको 40% लोन देना ही देना है, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड बीकर सेक्शन। तो इसके आगे का कल करेंगे। तो आज हमने जो भी सीखा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। आज हमने सीखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि 2 तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव सबसे पहले पढ़ी और उसमें हमने पढ़ा एसएलआर होता है और सीआरआर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, बैंक रेट होता है, इस तरह से। फिर हमने पढ़ा कि एचडीएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिटिंग फैसिलिटी क्या होती है, और मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। इससे क्वेश्चन आया भी है मार्केट ऑपरेशन से। उसके बाद हमने पढ़ा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में जो है ये डायरेक्ट होते हैं, जो अभी पढ़ रहे थे वो इनडायरेक्ट होते हैं, और इसमें 2 ही हैं। एक है एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो, कि मार्केट में कितनी ईएमआई पे कितना सामान देना है, कितनी हाउस लोन, होम लोन, ये इस पर ये डायरेक्ट टूल आरबीआई कंट्रोल कर लेती है। और दूसरा जो है इसका है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, कि पब्लिक सेक्टर में कितना करना है। इसके 3 जो बड़े सेक्टर हैं वो यही है, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 स्मॉल इंडस्ट्री, नंबर 3 एक्सपोर्टर। और इस तरह से तो इसका लास्ट में क्वेश्चन बना भी था, बीकर सेक्शन, माइक्रो स्मॉल और एग्रीकल्चर को लोन देना है ये। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। ओके।